No. नहीं, हेडफोन ही नहीं मिला इसलिए ना। सर आपने उसके बाद क्लास सर एक ऐसे वेट कर रहे हैं बच्चे। हाँ, आपने एडमिट ही नहीं किया। अच्छा,
ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। हेलो श्रेया। यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को याद है? ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली हमने पढ़ा था कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। ठीक है, ये जो के बी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है आपका, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो एम होता है आपका क्या होता है? मोलालिटी होता है। या फिर के बी को हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो डेल्टा टीबी होता है बेसिकली ये क्या होता है आपका? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाता है टीबी माइनस टी नॉट बी। ये जो टी नॉट बी होता है ये प्योर सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, और ये टीबी जो होता है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी ये जो प्योर ये क्या होता है आपका? सॉल्यूशन का होता है। क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में। हेलो, आवाज जा रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ये किसका मैसेज? आईडीजी इन आपको जा रही है? मैसेज आया सर, आई कांट हियर। हेलो, सबको अब आवाज जा रही है? मुझे तो आ रही है सर। और ये टेंजिन और ये आईडीजी जेड, इट्स हाँ इस कौन है ये? मतलब इनको आवाज जा रही है मेरी? पता नहीं सर। एक मिनट। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग तब तक श्रेया। ओके सर। हेलो, इज दिस? नो सर, इनको आवाज क्यों नहीं जा रही मेरी? हाँ, रिज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन हुआ आप लोगों से?
हेलो, हेलो, श्रेया, Yes, sir. Audible now. ऑडिबल नहीं है? Has sir. समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाइए। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? हेलो, श्रेया, Yes, sir. हाँ ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? नहीं sir. चलिए मैं बताऊं, ये इनसे जरा कैसे पता चलेगा इन्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? ना मैसेज आ रहा है और ना कुछ बोल रही है। Tenzin. इन पे मैसेज भी नहीं जा रहा सर आ गया आवाज आ गई. है। आ गई? Very good. चलिए ठीक है, इधर देखिए जरा। इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम of a non-volatile solute dissolved in 125 ग्राम of benzene. बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट अकेले का दे रखा है, यानी ये प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 80.66 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ Kb फॉर बेंजीन इज दिस मच, फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात हो आपको पता है कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb इंटू एम होता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी होता है कि नहीं? ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Kb इंटू एम, और एम क्या आपका मोलालिटी है. यहाँ पे टीबी जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है. ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 80.66 माइनस टी नॉट बी क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो यहाँ क्या रख देंगे? 80, और ये किसमें आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे. Kb का वैल्यू कितना गिवन है? Kb इज इक्वल टू 3.8 दे रखा है, और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, यही तो फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे. इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0.66 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3.28 इंटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. और यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ क्या है? बेंजीन ही तो है, तो बेंजीन का मास कितना दे रखा है? 125 ग्राम. लेकिन हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से. क्लियर है श्रेया? Yes, sir. ओके, आगे देखिए हम क्या करते हैं. जैसे कि आपको दे रखा था यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है 0.66. ठीक है, 3.28. उसके बाद हमने क्या किया? गिवन मास अपन मोलर मास. यहाँ पे सॉल्यूट का मास देखेंगे तो सॉल्यूट का मास कितना आपका? 3.3 ग्राम है. तो हम सीधे सीधे मास यहाँ पे डाल देंगे 3.3 ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई मोलर मास. अपॉन में क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 125 अपॉन 1000. ये दोबारा लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. 0.66 इज इक्वल टू 3.28 इंटू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3.3 अपॉन ये m फॉर मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? 125. क्लियर है? अब मास को m को यहाँ रख देंगे, और इसको हम यहाँ रख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो 3.28 इंटू 3.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो 0.66 इंटू क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा कि नहीं?
तो ये मोलर मास किसका हो जाएगा? सॉल्यूट का। यही तो निकालना था। समझ आया? यस सर सर। एक रिपीट कर दो जी एक बार रिपीट। ओके ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए क्या किया हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता है ना कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम होता है, ये पता है ना? ठीक है, अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? टी बी माइनस टी नॉट बी होता है, और ये के बी इंटू एम है आपका। तो टी बी जो होता है वो क्या होता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। और टी नॉट बी जो होता है वो क्या होता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, जब वो प्योर होता है, प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका वैल्यू दे रखा था मैंने, लिख के इधर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब केबी की बात करें तो केबी का भी वैल्यू गिवन है 3.28। ठीक है, अब ये एम जो है वो क्या है आपका? मोलालिटी है, मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में समझाया था। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर दिया हूँ, ये ऐसे है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हमें गिवन मास दे रखा था गिवन मास किसका? अपॉन मोलर। हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का। तो 3.3 यहाँ रख देंगे स्मॉल एम के जगह, और मोलर मास तो निकालना है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या आपका? बेंजीन है, बेंजीन है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 125 दे रखा है, 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 125 बाई 1000। अब बस इसे सॉल्व किया हूँ मैं। 0.66, 3.28, गिवन मास था 3.3 वो रख दिया, और मोलर मास m अपॉन में 125 अपॉन में 1000 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लिया हूँ, ऊपर नीचे कर दिया हूँ, और m का वैल्यू निकाल लिया। तो इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इजिली। समझ आया? यस सर। आगे बढ़े। यस इनको सुनाई दे रहा है कि लो ओके, चलिए इसके बाद टॉपिक डालिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए ये थर्ड हमने सबसे पहला पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ा था हमने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद ये पढ़ा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो ग्राफ बनता है, देखिए इसको अभी ग्राफ को देखने से पहले ये मेरी बात सुनिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जब बात होती है तो यानी ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ये किस में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। और किसी चीज को फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ? उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना। इसका मतलब यही हुआ ना श्रेया? यस सर। ये देखिए, अब इन दोनों को हमने Yes, मिक्स करके sir. एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इसमें क्या है आपका ये सपोज ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसमें हमने मिक्स करके ए प्लस बी डाल दिया। ठीक है, अब हमें इस सॉल्यूशन को फ्रीज करना है। ठीक है, तो फ्रीज करने के लिए यानी सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नॉन वोलेटाइल है आपका, नॉन वोलेटाइल जो है वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है कि नहीं? ठीक है, और वो जब मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में तो कुछ सॉल्वेंट को अपने में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यस सर। तो जो फ्रीज होगा वो ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा फ्रीज होने में? ये जब प्योर रहेगा तब, या जब सॉल्यूशन सर में रहेगा तब? तेंजिन को आवाज नहीं आ रही है आपकी। तेंजिन को भी नहीं आ रही है, और इनको? अच्छा, श्रेया आ रही है तुझे? आ रही है, आ रही है। तेंजिन, हेलो? तेंजिन, आप भी रिज्वाइन कर लीजिए, शायद आ जाए। श्रेया, यस सर। इनसे आपके यस सर, मतलब हमने उसको कह दिया कि रिज्वाइन करें। ओके ओके, हाँ गायब हो गई। एक मिनट रुक जाइए, आ जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी। तो आप लोग बताइए इसमें से
जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉलेटाइल्स क्या था आपका, वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, उसमें ऐड किया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी किस में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करेंगे हम, तो जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, किसमें ज्यादा होगा, तेंजिन? यस सर यस। ओके, फिर रीस्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल का मतलब किसमें है, सॉलिड स्टेट में है। दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जल्दी फ्रीज कहाँ होगा, जब पूरा का पूरा वो होगा, क्या कहते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट होगा तब फ्रीज होगा, या सॉल्यूशन में जल्दी फ्रीज होगा, ये बताइए। आवाज कट रही है आपकी, लैग कर रही है। श्रेया आप बताइए, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का? हेलो, सॉल्वेंट। देखिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। इसमें जब हम देखेंगे सॉल्यूशन में, तो उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड रहेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो वहां पे कम लिक्विड, या फिर यूं कह लीजिए कि जो सॉलिड होगा वो कुछ लिक्विड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपने में। तो यहाँ पे कम लिक्विड बचेंगे फ्रीज करने के लिए, इसलिए जो सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेलो, यस सर। आपको समझ आया? यस सर। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है आपका, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिक्विड सॉल्यूशन का जो होगा ना, तो ये होगा आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0F, और ये सॉल्यूशन का होगा आपका TF, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो कम हो गया कि नहीं, यहाँ से यहीं तक होगा ना। और जो सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का, वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ क्या आता है, डेल्टा TF आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेल्टा TF आता है, तो हमारा जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहाँ भी वही होता है, डेल्टा TF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। और ये जो डेल्टा TF होता है ना, ये होता है आपका T0F माइनस TF। क्या होता है, T0F माइनस TF, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि जो डेल्टा TF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M यानी मोलालिटी है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका नाम KF होता है। क्या होता है, KF ठीक है। और इसका जो KF होता है कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, एक मिनट। ओके। हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, एक वो आया है, क्या कहते हैं, के डेल्टा TF इज इक्वल टू आया है KF इंटू M आया है, ठीक है। बेसिकली ये एक फॉर्मूला आया है वेयर डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू अपने पास आ जाता है T0F माइनस TF, और वहां पे क्या था आपका, डेल्टा TB इज इक्वल टू T
बी माइनस टी नॉट बी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे फॉर्मूला का जब यूनिट की बात करते हैं तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन में एम हो जाएगा। यहाँ यूनिट टी का मतलब टेम्परेचर कैल्विन हो जाएगा, और ये है आपका मोलालिटी। क्या है आपका मोलालिटी? तो यहाँ पे हम देख लेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ पे भी इसका यूनिट सेम आएगा जैसे आपका केबी का आया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्विन केजी पर मोल, ठीक है। किसका यूनिट हो जाएगा, केएफ का। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए यस सर। इस क्वेश्चन इस पे भी करते हैं हम लोग, ध्यान से करिएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, ये H5 नहीं लग रहा आप लोग, C2H5OH, ठीक है। C2H5OH क्या होता है आपका, इथेनॉल होता है। इथेनॉल एक मिनट है, इथेनॉल ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है आपका, ठीक है। नहीं नहीं, इथेनॉल that must be added in 1 kg of water। वाटर में ऐड कर रहे हैं so that it freezes at -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है आपका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है के एफ ऑफ H2O इज इक्वल टू है 1.86 कैल्विन केजी पर मोल। कैलकुलेट करिए जरा। इसको हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे आपका कि ये एक नॉन वॉलेटाइल है। जो C2H5OH है आपका, उसको हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल है। अब करके दिखाइए। हो पाएगा या नहीं? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? तेंजिन, श्रेया, Yes, sir. हो रहा है? Yes, sir. कर रही थी अभी। ओके करिए।
आवाज लैग कर रही है आपकी। हो गया। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बताऊं क्या मैं? So 46/93. 46/96 ऐसा बोला क्या आपने? 93. 93 ओनली 46। इधर देखिए जरा, थोड़ा सा मिस्टेक किया है कहीं आपने। What amount of C2H5OH that must be added in 1 kg of water so that it freezes at -2 डिग्री सेंटीग्रेड? हमें पता है फ्रीजिंग की बात हो रही है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या था आप ये बताइए, T0F माइनस TF था कि नहीं? यही था ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो डेल्टा T0F होता है, यही बात समझने वाली है। ये किसका होता है? ये जब प्योर होता है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ये, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। और ये जो TF है आपका, ये किसका है? आपका सॉल्यूशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन का है। तो बेसिकली ये जो माइनस इट फ्रीजेस, ठीक है, जब 1 kg वाटर ऐड मतलब C2H5OH को 1 kg वाटर में ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम ये फ्रीज हो रहा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब इसका जो वैल्यू दे रखा है वो -2 दे रखा है, ठीक है। माइनस तो पहले से ही था फॉर्मूले में और -2 इसका है, ठीक है। और T0F यानी वाटर जो प्योर में है तब कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, तो 0 माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा? KF इंटू M हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। 2 इज इक्वल टू KF। KF का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.86, ठीक है, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा यही देखना हमें। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 को डायरेक्ट हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 1.86 से। यहाँ जब मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आप ध्यान से देखिएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दे रखा है, ठीक है। तो 1 kg से डिवाइड कर देंगे, बस ये अपना सॉल्व हो गया। 2/1.86 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है आपका? गिवन मास तो हमें निकालना है, और मोलर मास किसका? C2H5OH का। मोलर मास C2H5OH का निकालिएगा तो आई थिंक 46 आएगा। 12 2 जा 24 प्लस 6 30 और प्लस 16 46 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे स्लाइड कर रहा हूँ अभी मैं समझाने के लिए, फिर आगे पीछे कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 46 अपॉन 1.86 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, जब डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 46 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? 100 डिवाइडेड बाई 186। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम्स में चले जाएगा? 2923, यानी यहाँ पे जो अपना आंसर आया 46/93 ग्राम आया, 4600/93। समझ आया? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो इसका कहाँ मिस्टेक किया था आपने? Point भूल गई थी. अच्छा, पॉइंट भूल गई थी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ कॉलिगेटिव के तरफ, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। हो गया स्क्रीनशॉट?
Yes. ये हो गया। देखिए फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। बेसिकली होता क्या है, उससे और आसान हो जाता है सीखना। ठीक है, देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस from the region of their higher concentration to lower concentration, their higher concentration to lower concentration। तो बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक अपने पास कंटेनर है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका है एक तरह से मान लीजिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा मतलब इसमें पोर्स रखा हुआ है। ठीक है, पोर्स है इसमें, पोर्स मतलब होल है, छोटे Yes, छोटे होल है, जिससे इधर से उधर पास कर सकता है। अब ये है C1 और ये है C2। ठीक है, इसमें C1 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1, ठीक है, और इधर क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन 2 है। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि जो C1 है वो C2 से ग्रेटर है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बात को ध्यान से सुनिएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब भी बात करेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी लिखा रहे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब बोल रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट उधर है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इस साइड है जिधर वो फ्लो कर रहा है। बात समझ आया? हेलो, Sir, एक बार repeat कर। बात को सुनिए, मेरी ध्यान से सुनिए। जब भी आपको ऐसा टर्म दिखे कि लिखा हुआ है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, अभी डिफ्यूजन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर मान लो मान लीजिए आपको C1 ग्रेटर देन C2 है। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पहले वाले में ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाले में कम है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हो गया कि इस साइड C1 में नंबर जो मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑन राइट साइड पार्टिकल्स। बात समझ आया क्या कह रहा हूं, या दोबारा डायग्राम बनाता हूं मैं? हेलो, Yes, sir. सर। आ गया ना? जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि ये एक आपका आ गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोगों को पता है बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे बस सॉल्यूट ही पास कर सकता है, बहुत छोटे छोटे चीज। ये क्या है, Yes, sir. एसपीएम है। ठीक है, एसपीएम का मतलब क्या हो गया आपका, सेमी परमिएबल Permeable membrane. मेम्ब्रेन। वेरी गुड, मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग इसमें भी पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया
कि H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा है, इसका मतलब यही है ना, यस सर। और सॉल्वेंट कम है। सॉल तो बेसिकली यही होता है सॉल्यूट कि ज्यादा है। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे C1 ग्रेटर देन C2, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा भी बोलता हूं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। ठीक है, अब बात यस ध्यान सर। से सुनिएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ ठीक है, पता है कि जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, वो सॉल्यूट ज्यादा है, मोर है, तो सॉल्वेंट कैसे है, कम है, कम। लो है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट लो है, कम है। ठीक है, लेस है। ठीक है, लेस ज्यादा बेटर है। ठीक है, और सॉल्यूशन ज्यादा, ठीक है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या ज्यादा, है, तो इधर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा। और चूंकि हमें पता है कि एसपीएम के थ्रू ये स्मॉल चीजें ही पास हो सकती हैं, और हमारा जो सॉल्यूट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, C1 से C2 जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। यस सर। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट टू हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बस यही मैं सिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ठीक दोबारा है। लिख देता हूँ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसको बेसिकली मुझे कलर ही चेंज कर देना चाहिए, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को ये? हाँ जी सर। यही होता है आपका ओस्मोसिस। क्या होता है ये, ओस्मोसिस इज अ प्रोसेस फ्रॉम वेयर from movement of particles from higher concentration of solution to lower concentration of solution। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या सब्सटेंसेस कह सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए इधर देखिए, अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये एक पिस्टन है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे है आपका सॉल्यूशन, मतलब दोनों ही इन है, और यहाँ पे है प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका पिस्टन है, मतलब यहाँ से प्रेशर आप एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है, प्रेशर लगा सकती हैं, घटा सकती हैं, या बंद कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या आपका
SPM, ठीक है। और यहाँ पे है आपका 1 atm, मतलब यहाँ पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है 1 atm, ठीक है। Yes, तो sir. देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही लो जी, Yes, sir. ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कॉपी में लिखते हैं या डायरेक्ट स्क्रीनशॉट हर चीज का लेते हैं? हेलो, Yes, sir. देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो चीजें मूव करेंगे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, ठीक है। सपोज यहाँ पे एटीएम लग रहा है और यहाँ से जो मूवमेंट है आपका, ठीक है, कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड जो मूवमेंट है उसको हम यहाँ से प्रेशर जो देते हैं, पिस्टन पे प्रेशर देके अगर रोक देते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मूवमेंट है उसे इतना प्रेशर अप्लाई करे कि वो रुक जाए मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट बंद हो जाए, उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side. This pressure is known as osmotic pressure, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Sir, yes, sir. ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बेसिकली आपके जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो साइज में ज्यादा छोटे होते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने वो लिया सॉल्ट लिया और वाटर लिया, मॉलिक्यूल्स छोटे किसके होंगे? कौन पास कर सकता है उसमें से? सॉल्यूट पास कर सकता है इजिली या सॉल्वेंट पास कर सकता है? Solute. सॉल्यूट पास कर सकता है या सॉल्वेंट? जैसे Solvent. वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर हाँ। प्लस सॉल्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। Yes, sir. तो वाटर इजीली पास कर सकता है या सॉल्ट? Water. वाटर इजीली पास कर सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये जो सॉल्यूट होते हैं वो कम होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट ज्यादा होता Yes, है। sir. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों ही है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो होगा आपका क्या होगा कि सॉल्वेंट इजिली इससे पास करेंगे कि नहीं? Solvent pass कर लेगा हाँ yes sir. ठीक है, सॉल्वेंट इजीली पास करेगा। और देखिए जब सॉल्वेंट इजीली पास करेगा, ठीक है, तो इस सॉल्वेंट को रोकने के लिए हमने यहाँ पिस्टन लगा रखा है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे ताकि ये बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, पास ना करे, ठीक है। Okay, yes sir. और इस जो प्रेशर हमने एक्स्ट्रा लगाया है इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, Osmotic pressure. ठीक है। और ये प्रेशर अगर आपने ज्यादा लगा दिया, ठीक है, जैसे कि जाना तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड चाहिए, जाना किधर से किधर साइड चाहिए? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, Solvent से solution. सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड जाना Solution. चाहिए, लेकिन इसमें अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड जाने लगेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। Reverse osmosis. क्लियर है? सर पहले जब प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन में जाएगा ना सर, तो पिस्टन क्या करेगा कि उसको आगे नहीं जाने देगा ज्यादा और वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा सर। ये एक्चुअल में जैसे मान लीजिए पानी बहुत तेज आ रहा है तो उसमें प्रेशर होता है,
तो उस Yes, sir. प्रेशर के रोकने का काम आएगा। जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ही पिस्टन से हम उसको एडजस्ट इस हिसाब से करेंगे कि अपना जो प्रेशर इतना लगे उसके बराबर कि ना वो इधर आए ना इधर से उधर जाए। हाँ, तो मतलब सर ये एक्सचेंज नहीं होते हैं ना सर, वहीं पे हाँ, ये रहते एक्सचेंज हैं। नहीं होंगे, हाँ, इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में equal. होना चाहिए, ठीक है, हाँ सर, वही। रुक ओके जाना सर। चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर, ले लिया। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से, पाई। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि जो पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। क्या कहते मोलैरिटी। हैं? मोलारिटी कहते हैं, मोलैरिटी। ठीक है। और इस ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो इस यस सर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एक साथ हम एमटी भी लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हटा आर के एम टी लिख सकते हैं। आर जो होता है ये गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस इसका वैल्यू तो कांस्टेंट। पता ही होगा आप लोगों को। या फिर पाई इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एम आर टी। यस। वैल्यू क्या है आर का पता है? या तो ये ले लीजिए 0.0821, ये यस। लीटर एटीएम वगैरह में होता है, ठीक है। और ये एक और आता है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये लीटर एटीएम और पर केल्विन वगैरह में आता है, क्लियर है, और पर मोल, यस सर। ठीक है। तो आर का दो वैल्यू दे रखा है आपको, एक आर इज इक्वल टू लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और एक दे रखा है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अपने पास क्या आया? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले प्रेशर लीजिए। ले लिए? ले ली। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देता कैसे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% weight by volume sugar cane solution at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 150 नहीं है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड करिए जरा। सर ड्यू टू 5% क्या लिखा है सर? ड्यू टू 5% वेट बाई वॉल्यूम। अच्छा, डब्ल्यू है। हाँ, वेट बाई वॉल्यूम। मैं बताऊं? गुड गुड, ट्राई इट। हो गया। थ्री पॉइंट 4, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किसने बताया? इज हाँ 3.4। और किसके हैं 3.4? तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, पाई इज इक्वल टू
3.46 ठीक है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है, ठीक है। ये जो R का वैल्यू तो हमें पता ही है, यहाँ पे 0.0821 ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। कैल्विन में चेंज कर सकते हैं, कितना ऐड करेंगे, 273, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 288 कैल्विन हो जाएगा। रही बात M की, तो M आएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी मिल गया और मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया। तो बस पहले M कैलकुलेट कर लीजिए या फिर जैसी मर्जी आपकी, ठीक है। M इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू T का वैल्यू 288, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर्मूला फिर से लगा देंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है आपका 5 ग्राम है, और मोलर मास शुगर का कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, मोलर मास शुगर का C11H22O11 ही तो होता है, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आया था, 342 आ जाएगा, आई थिंक कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा बस। और वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू देखिए, सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं, गिवन मास 5 अपॉन मोलर मास 342 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 इनटू R का वैल्यू 0.0821 इनटू 288 इज इक्वल टू 3.4 और समथिंग आ जाएगा ATM। वेरी गुड, हो गया। आगे बढ़े, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, एक मिनट सर। बताइए, डन। आगे बढ़े। यस सर। ओके, इधर देखिए, ये कुछ डेफिनेशन है जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। एक हो जाता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है आपका कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है। कैसा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं M1R T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2R, तो दोनों में ही सेम रहेगा, RT2, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है मतलब क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो π1 जो होगा लेस देन π2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 1 फर्स्ट ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अगर पहला वाला हाइपर है तो ये ज्यादा होगा और दूसरा वाला कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है। आइसोटोनिक में दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल। हाइपोटोनिक का मतलब लेस, और अगर हाइपर है तो वो ग्रेटर। बताइए, अगर दो सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, अगर आइसो लिखा है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, ठीक है। अगर लिखा है कि पहला वाला हाइपो है, ठीक है, तो दूसरा वाला का ग्रेटर, पहले वाला का छोटा। और ये लिखा है कि पहला वाला हाइपर है तो पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा, क्लियर है। श्रिया, तंजिन, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, यस। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। A 5% weight by volume sugar solution is isotonic with 0.87%
यूरिया सॉल्यूशन, ये कोई भी सॉल्यूशन लिख लीजिए। इफ मोलर मास of sugar is 342, calculate molar mass of urea, यूरिया का मोलर मास निकालिए। बताऊं क्या मैं? यस सर। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्या दे रखा है कि a sugar solution is isotonic with 0.87%, मतलब ये जो सुगर सॉल्यूशन है, जो भी पाई सुगर जो होगा आइसोटोनिक है। अगर ये आइसोटोनिक है तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यानी yes, sir. इसका जो होगा M1R/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2R/T2। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो ये जो टेम्परेचर होगा आपका दोनों का क्या होगा? बराबर ही हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M1 का मतलब क्या होता है? M1 मतलब ये मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑफ सुगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होगा ना। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुगर, देखिए यहाँ पे सुगर का मास देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? 5% वेट बाय वॉल्यूम। हमेशा एक सेंटेंस लिखिएगा ताकि याद रहेगा और समझ में आएगा। 5 ग्राम ऑफ सुगर प्रेजेंट इन, या 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला? सुगर का गिवन मास कितना है? 5 है, ठीक है। और मोलर मास तो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा? गिवन मास अपॉन गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका? 100 ml है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसका दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? 0.87% दे रखा है, ठीक है। ये भी क्या है आपका? वेट बाई वॉल्यूम ही है, ठीक है। 0.87, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.87 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 ml डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 1000, ठीक है। अब बस ये कर लेंगे। गिवन मास इसका कितना है? 5 है। मोलर मास इसका कितना है? 342। ये 1000 ऊपर चला जाएगा ना, 1000 ऊपर जाएगा और 100 नीचे ही रह जाएगा, नीचे ठीक है। इज इक्वल टू ये यहाँ पे गिवन मास इसका कितना है? 0.87 है। ये निकालना क्या था हमें? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.87 इसका गिवन मास हो जाएगा। मोलर मास तो हमें निकालना है x, और ये 1000 इसका ऊपर चला जाएगा, तो 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से ही। x का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। हेलो, x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना? यस सर। ओके, तो आप बोर्ड में इस बार काफी कुछ जैसे वैन हॉफ फैक्टर वगैरह हटा दिया, तो उसे तो पढ़ना नहीं है हमें, ये पढ़ना है। नहीं सर, वो डिलीटेड है वन फैक्टर, उससे आगे सारे डिलीट है सर। अच्छा, रिड्यूस जो डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है ना? यस सर। ओके, तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक में फिर आप लोगों को वो करना पड़ेगा। 11th की ऑर्गेनिक कैसी है आप लोगों की?
बताइए। हेलो। यस सर। और 11th की कैसी है ऑर्गेनिक? ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं है तो एक दो चैप्टर में फिजिकल लेता हूँ अभी, फिजिकल केमिस्ट्री, और तब तक आप लोग 11th के थोड़े बहुत रिवीजन कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी वगैरह, जीओसी बेसिकली, नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा आप लोगों को। यस सर। हाँ यस सर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, यस थैंक यू सो सर। मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। हेलो।